देती हूँ और आज मैं कोशिश करती हूँ कि एलएमएस के थ्रू जो है ना वो असाइनमेंट मैं वहां पे भेज दूँ ताकि आप लोग वहीं पे सबमिट करवा सको कोई भी, ठीक है? ठीक है मैम। चलो सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजाइन ऑफ सैनिटरी लैंडफिल साइट, ठीक है? कल तो हम लोगों ने किया था कि बॉम्ब कंपोस्टिंग क्या होती है, कंपोस्टिंग क्या होती है, ठीक है? नहीं, ये सारा हम लोगों ने किया था, ठीक है? अब नेक्स्ट है कि जो डिजाइन ऑफ सैनिटरी लैंडफिल साइट, यानी लैंडफिल क्या होगा? जिस जगह पे आप लोगों ने सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना है या आपका डिस्पोजल पॉइंट है, वो लैंड फिलिंग है। डिफरेंट वैसे मेथड्स होते हैं, लेकिन हमारे कंट्री में जैसे कि ओपन एरिया काफी ज्यादा है तो हम लोग वहां पे ट्रेंचेस वगैरह बड़ी इजीली बना सकते हैं। इस वजह से लैंड फिल जो है हमारे कंट्री में कामयाब है काफी ज्यादा, ठीक है? आप लोग इस्लामाबाद में आते जाते रहते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि जो नस्ट है, नस्ट यूनिवर्सिटी के साथ वहां पे काफी पीछे करके ओपन एरिया है, ठीक है? बड़े बड़े ग्राउंड हैं और वो इनका जो इस्लामाबाद और इन इर्द गिर्द की जितनी पेरिफेरीज है ना, उनका ये लैंडफिल एरिया, ठीक है? यहाँ से जितना भी गार्बेज जाता है वहां पे बड़े बड़े डिचेज वो घड़े से खोदे हुए हैं, उस जगह पे ये लोग अपना सारा जो गार्बेज है, ये रिफ्यूज है, वट एवर, उसको मतलब ग्रेडिंग करने के बाद अगर कोई रीयूजेबल है तो उसको रीयूज में ले आते हैं, ठीक है? और उस मटेरियल को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है आफ्टर चेकिंग, ठीक है ना? आफ्टर ग्रेडिंग करने के बाद, क्योंकि वो हैजर्डस जो मेटल्स होती हैं या हैजर्डस वेस्ट होते हैं उनको डंप करने का एक खास तरीका होता है। उनको इस तरीके से मतलब लैंडफिल में डायरेक्टली हम लोग नहीं डालते हैं, ठीक है? So let's talk about the site preparation for the landfill. The following steps should be taken immediately for the detailed design of the proposed site and are essential to develop and start the actual treatment process. ठीक है? First, the topographic survey of the site. Obviously, being a civil engineer, you know that topography is very important. जब तक कि हमें उस इलाके के फीचर्स या टेरेन पता नहीं चलेगी, हम लोग वहां पे डिजाइनिंग का कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल कोई हिली एरिया, वहां पे आपके पास फ्री स्पेस नहीं है या मतलब जो आपके पास एरिया है या सॉइल है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो लैंडफिल के लिए आप लोग उसको सूटेबल सिलेक्शन कह सको, तो टोपोग्राफी आपके पास क्या आ जाती है? इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है कि मतलब उसके सारे फीचर्स आपको टोपोग्राफिक सर्वे में ही पता चलेंगे, अप्स एंड डाउन उसके, कि यहाँ पे कितनी ऊंचाई पे है फला जगह, ये कितनी गहराई में, ये सब चीजें आपको टोपोग्राफी में पता चलती है लेवल्स पर, ठीक है? Detailed leveling of the site, contour plan, cutting of the 150 mm topsoil of the whole area and saving it for the earth cover over the solid waste. 150 mm इतनी जो होती है ना, आप सॉइल को वो क्या कर लेते हो? कटिंग कर लेते हो। वो जो आपकी सॉइल आपको हासिल होगी वो बाद में जब आप गार्बेज या जो भी उसके अंदर डालोगे उसके ऊपर मिट्टी डालोगे, जैसे इंसान के मरने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, ठीक है? सेम इज द केस। Preparing site for the proper drainage of the rainwater by cutting of the high level ground and giving it a down slope. 1:400 soil obtained from this cutting is used in providing the embankment for the fencing the area, ठीक है? Site preparation means construction of all the weather roads of 5-meter width to facilitate easy approach of the trucks to all points at site, providing infrastructure with all the accessories, a watchman hut with the attached toilet, weighbridge, wash through 3 by 5 by 10 meter and a vehicular as well as a pedestrian entrance gate. Proper fencing on the top of the embankment towards the exterior side. ये उसके डिजाइन के स्पेक्स बताएं, या आप जब इस थ्योरी को खुद एक दफा गो थ्रू करोगे तो इट्स क्वाइट वेरी इजी और मतलब इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना? कि क्या चीज कितनी उसमें स्पेक्स में बनानी है, ठीक है? और इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक प्रोवाइड करेंगे विद ऑल एक्सेसरीज। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वॉचमैन रखना है तो उसका हट बनाना है तो उसका क्या होगा? विद टॉयलेट होगा, वे ब्रिज होगा, ठीक है ना? वॉश थ्रू होगा, ये सब चीजें जो है ना सारी इसके डिजाइन में आ जाएंगी लैंडफिल की। पैरामीटर एडॉप्टेड फॉर डिजाइन, ठीक है? कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं फॉर द डिजाइन पर्पजेस? All the calculations will be based on the population of the city and the same can be projected for the land requirements till the end of the design period. Number 2, it is considered that 30% of the waste generated is landfill, 60% is composted,
while the remaining 10% is recycled. ठीक है. Waste will be compacted in 4 layers, one below the ground level and 3 above the ground level. Depth of each layer will be 2 meters. Excavated soil will be used as cover material. Cover will be 0.15 meter for intermediate layer, while the final layer will be covered by the 0.6 meter 2 foot of cover material. Excavation for 1 year will be made in advance. A bond will be provided in each layer after 1 year. Waste will be compacted to industry of 1000 to 1300 kg per meter cube. Embankment will be provided at the periphery high enough to enclose the site with the fencing mounted on the top. One standard size of cell will be adopted considering which the compactor and the tractor blade. ठीक है. ये जी कुछ इमेजेस हैं जो सूटेबल साइट्स हैं फॉर लैंडफिल. ठीक है ना. पहली तो बात है इर्द गिर्द जो है ना वो कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए, कोई इंडस्ट्रीज या उस तरह की वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ओपन एरिया होना चाहिए. और अगर ग्रीनरी हो तो वेल एंड गुड, कि अगर जो आपकी गैसेस वगैरह इवॉल्व होती हैं तो वो वहां से हवा जो है वो क्लियर होती है. अदरवाइज ऐसे इलाके से अगर आप कभी गुजरे तो आपको बहुत ज्यादा स्मेल आएगी जहाँ पे ये लैंडफिल्स होते हैं, या मतलब जहाँ पे ये सारा गार्बेज वगैरह जो है वो भरे किया होता है. ठीक है. ये लैंडफिल्स कहलाती हैं. सूटेबल साइट फॉर लैंड, ये देखें किस तरह की सूटेबल है. पहली तो बात है कि जो ऊपर से सॉइल थोड़ी नरम हो, जिसको खोदना आसान हो. ठीक है. उसके अंदर जो है ना वो इजीली आप उसकी वो कर लें. या फिर ये कि जमीन ऐसी है जिसकी कटिंग हो, कोई ऑलरेडी मतलब जिसमें कोई पिट बना हुआ हो, कटिंग इस तरह से हो. या समटाइम्स होता है ना तो पानी वगैरह खड़े हो जाते हैं, पॉन्ड्स बन जाते हैं, तो वहां पे वो ड्राई हो जाते हैं, तो वो जगह भी आपके पास एक पॉन्ड की तरह आ जाती है, ओपन पॉन्ड की तरह आ जाती है. ठीक है. तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी जो डिगिंग है या आपने जो उसको डिग अप करना है उसका खर्चा आपका बहुत कम हो सकता है. ठीक है. तो साइट आपको इकोनॉमिकल पड़ जाएगी. ये साथ में देखें ब्रिज है. ब्रिज किस लिए उन्होंने रखा हुआ है कि ऐसी साइट हो जहां से आपकी ट्रांसपोर्टेशन, जो आपके ट्रक शरक हो, जो चीजें भी लेके आएंगी कूड़ा करकट, उनके लिए आसानी हो, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो. ठीक है. ऐसा ना हो कि रास्ता खराब हो और आपकी व्हीकल्स वहां पे इजीली ना पहुंच सके. ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल देखिए ना, इसकी ये वॉल्स बनी है साइडों पे और बीच में ये आपके पास एक पिट्स है. अगर ला के इसके अंदर भी अगर आप डाल दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें तो ये भी आपके ये लैंडफिल की तरह ही काम करेगा. ठीक है. अच्छा, जो ये प्रॉब्लम्स है ना अभी थोड़ी बहुत तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन आप लोगों ने ये एज असाइनमेंट करने हैं और खुद करने हैं. ठीक है ना. ताकि मैं भी असेस कर सकूं कि आप लोगों ने कितना मतलब इसको समझ लिया हुआ है. ये इम्पोर्टेंट है. अब ये पिछला टॉपिक जो था जो हार्लिंग यूनिट का था उसमें एक प्रॉब्लम था, और अभी ये दो प्रॉब्लम है आई गेस, या तीन है, दो है. तो ये तीन प्रॉब्लम हो जाएंगे. तो इन तीन प्रॉब्लम की एक असाइनमेंट अब आप बनाएं और खुद से करें डिटेल. अगर आपने ये कॉपी पेस्ट किया हुआ या छापा लगाया हुआ तो आई विल मार्क 0. ठीक है. और दिस टाइम आई मीन इट, क्योंकि आप लोगों की असेसमेंट इस दफा असाइनमेंट और क्विज पे ही होनी है. तो इसलिए मेक एफर्ट फॉर योर असाइनमेंट एंड क्विज एंड ट्राई टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ठीक है ना. सेम हुई तो मतलब ऑब्वियसली मैं मार्क्स नहीं दूंगी. अगर दिए भी तो मतलब इतने नॉमिनल दूंगी कि आप लोगों का ग्रेड फिर अफेक्ट होगा. ठीक है. इसलिए बी सिंसियर एंड बी ऑनेस्ट टू योर वर्क. Example: the town of Betogo, population this much, has decided to burn its all collected municipal solid waste, which amounts to about 6 lbs per capita per day. ठीक है ना. Find how many barrels of oil do they save on a daily basis. Energy of as collected MSW is 4600 BTU per lbs. ठीक है ना. BTU क्या, ब्रिटिश थर्मल यूनिट. अब यहाँ पे 1 BB ऑयल क्या है, 1 बैरल ऑफ ऑयल, वो बराबर होता है 5.8 इंटू 10 रेज टू पावर 6 है ये. ठीक है. BTU. तो ये अगर आप नेट पे भी देख सकते हो कि एक बैरल जो है वो कितने BTU के बराबर होता है. गूगल भी आप कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि ये क्या वैल्यू लिखी हुई है. ठीक है. फॉर योर कंफर्मेशन. सोल्यूशन क्या है आपके पास. एनर्जी आप देख लें BTU है. ठीक है. उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे 6, जो उसने वैल्यू दी है 6 lbs पर कैपिटा पर डे. ठीक है. तो आपके पास टोटल
एनर्जी आ जाएगी म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की, तो वो कितनी आ गई 1.57 10⁻⁹ BTU, ठीक है। और जो ऑयल बैरल हम लोगों ने सेव किया वो कितना है जी 1.57 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1 बैरल, ठीक है, 5.8 इंटू 10⁻⁶। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑयल बैरल आ जाएंगे कि कितने बैरल्स जो है वो हमारे पास पर डे सेव हो रहे हैं, दैट इज 270 बैरल्स पर डे। तो ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है और स्टेप वाइज करना है, उसको हर स्टेप को क्लियर करना है कि मतलब टोटल एनर्जी आप कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। BTU स्टैंड्स फॉर, और ये 1 बैरल किसके बराबर है, डिटेल में आपने इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, इट्स लेंथी बट मतलब इंटरेस्टिंग है, ठीक है। थोड़ी बहुत लॉजिक कहीं पे आपसे मांगेगा लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। A community is purchasing specialized vehicles for the curbside collection of the sources separated waste. 3 recycling containers कितने 3 are to be provided to each residence, and resident will be asked to separate newspaper and cardboard, plastic and glass and aluminum, tin, uh, cans, etc. ठीक है। The homeowner is to place the separate materials in the appropriate containers and then move the recycling containers to curbside once per week for the collection by special recycling vehicles, ठीक है। Estimate the relative volumetric capacity required for each material in recycling collection vehicle. Assume that 80% of the recyclable material will be separated and that newsprint represent 20% of the total paper waste, ठीक है। आगे है the number of homes that will participate in the separation program is estimated to be 60%. If the separated waste are to be collected from a subdivision of 1,200 homes, determine the number of the trips that will be required if the size of the collection vehicle is 15 cubic yard. Assume 3.5 residents per home. एक घर में कितने रेजिडेंट आपने assume करने 3.5, यानी 3 अडल्ट हो जाएंगे और एक छोटा बच्चा कोई हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास जो डाटा दिया हुआ, क्या डाटा दिया हुआ आपको, कंपोनेंट्स दिए हुए, कौन से कंपोनेंट है, फूड वेस्ट, पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, रबर, लेदर, यार्ड वेस्ट, वुड, ग्लास, टिन, एल्यूमिनियम, अदर मेटल्स, डर्ट, एश एंड एक्सेट्रा। टोटल कितने 100 और ये 100 LBs, ठीक है। और ये स्पेसिफिक वेट भी दे दिए, टोटल वेट फॉर एग्जांपल फूड वेस्ट का 8 है, 8 LBs है, स्पेसिफिक वेट कितना उसका 18 LBs पर फीट क्यूब। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल रबर है तो 0.4 LBs वेट है उसका, तो स्पेसिफिक वेट है 8.1, ठीक है। अब ये आपका डाटा है और ये क्वेश्चन पूरा हो गया, इसको आपने अब सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। ये पूरा पढ़ेंगे, ये सॉल्व करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे और इसको यहाँ पे आपने इसी तरीके से एक आपने टेबल बनाना है, सारी वैल्यूज को यहाँ पे टैबुलेट करना है, बट आपने फार्मूले अलग से लगा के हर चीज को प्रूव करके लिखना है कि ये यहाँ से आई है और इस वैल्यू का ये मतलब है, ठीक है। छापा नहीं लगाना, छापा लगा के भेजो तो मैं 0 नंबर लगाऊंगी, ठीक है ना। मुझे टेबल के अंदर हर चीज एक्सप्लेन हुई भी चाहिए कि मतलब ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने वेस्ट मटेरियल सेपरेटेड एलबीज वे 7.3 किस तरह है, ये आपने लिखना है यहाँ पे फॉर्मूला टेबल के अंदर ही कि इस तरीके से आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रिप्स रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द सेपरेट वेस्ट वो भी निकाल दिए इसने, और सेपरेट क्वांटिटी ऑफ सेपरेटेड न्यूज़पेपर एंड कार्डबोर्ड ये भी निकाले अलग करके, ठीक है। बस अब ये आपका ये प्रॉब्लम है और ये आपने खुद से करना है, ठीक है ना, थोड़ी सी एफर्ट आप भी लाइफ में। मैम इसके बाद जो नया टॉपिक है वो है फॉरेस्ट। जी जी पूछें। अच्छा नहीं, वो स्क्रीन बंद हो गया तो मैं समझ आपने क्लास एंड। नहीं नहीं, वो मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। ओके सो द न्यू नेक्स्ट टॉपिक मतलब दैट वी हैव टू डिस्कस इज फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट और जंगल में क्या फर्क होता है सलमान आलम, चलो आज तो मैं बता दो। मैम फॉरेस्ट और जंगल, मैम फॉरेस्ट से मतलब इतना नहीं होता, लेकिन मैम फॉरेस्ट जो मेरे हिसाब से मैम एक छोटे उसमें होते हैं, जंगल बड़ा होता है।
फॉरेस्ट बड़ा होता है और जंगल छोटा होता है, वाह 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 वाह। और तुम लोग सिविल इंजीनियर बन गए हो, तुम लोगों का मतलब है कि फाइनल सेमेस्टर भी खत्म हो गया है, 1 महीने में 2 महीने में आपको डिग्री मिल जाएगी। कोई फर्क नहीं होता मैम उसमें। अब आपने कहा क्या होता है, कुछ तो बोलना था। रात किधर है, मेरा जीनियस बच्चा किधर है? मैम स्पीकर ऑन करो या इमरान, ऑनलाइन क्लास लगा के किधर चले गए हो? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? ठीक ठाक मैम, आपने म्यूट किया हुआ है। मुझे पता है, लेकिन आप तो अनम्यूट कर सकते हैं ना। वो तो मैं वही कह रहा था, बोल रहा था, फिर मैंने देखा कि अच्छा चल जल्दी जल्दी बता, फॉरेस्ट और जंगल में क्या फर्क होता है? क्या मतलब मैम? फॉरेस्ट और जंगल में क्या फर्क है? बोथ वर्ड्स आर फ्रॉम इंग्लिश। फॉरेस्ट एंड जंगल में मैम, फॉरेस्ट एक चीज नहीं होती क्या मैम? नहीं, गूगल पे लिखो जरा, भी डिफरेंस आ जाएगा। होती तो एक चीज ही है, मतलब हार्वेस्टिंग होती है, प्लांट्स की हार्वेस्टिंग होती है, लेकिन बेसिक कोई डिफरेंस तो होगा ना। मैम इसमें मैम फॉरेस्ट दरख्त में मैम, जंगल में मैम उसमें फॉरेस्ट में दरख्त वगैरह होते हैं बड़े बड़े, और जंगल में एनिमल होते हैं। और जंगल में आप लोगों एनिमल्स। ने लाहौर का एक देखा है, छंगा मंगा का जंगल जिसको बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं? नहीं मैम, हम लाहौर ही नहीं गए कभी। और जा यार, वो गए नहीं थे तुम लोग 3 दिन के ट्रिप पे जब सालिक साहब लेके गए थे? नहीं मैम, वो कहाँ सीनियर्स को लेके गए थे। तुम कहाँ लोग नहीं लेकर गए थे गए साथ? नहीं मैम, और नहीं, और सालिक साहब लेके गए थे सारों को? नहीं लेकर वो गए। उमर ख़याम लोग भाई लोग का जो ग्रुप था उसको उनको ले गए। अच्छा, वो सिर्फ सीनियर्स गए थे, आप लोग भी साथ गए थे? हाँ मैम, वो आखिरी 2 बैच आई थिंक सो वो लोग गए थे, और उमर ख़याम भाई लोग गए थे, और वो जो हसनैन वाले ग्रुप से वो लोग गए थे। तुम लोगों की तो बदकिस्मती है यार, तुम लोगों की तो पार्टी भी नहीं हो सकी। ना फेयरवेल हो रही है, ना एनुअल डिनर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी फंस गए। कुछ भी बस नहीं आप लोग कर। मैम, बस आपकी बद्दुआ लग गई, असर कर गई। असर कर गई है ना, डरा करो फिर, ठीक है? तंग ना किया करो टीचर को। अच्छा, एक छोटा सा डिफरेंस होता है, एक मिनट पहले सुनने, फिर डिस्कस करती हूँ मैं आपसे बातें। जंगल और फॉरेस्ट में ये होता है कि जंगल जो होता है ना वो नेचुरल होता है, ठीक है, जिसे नेचर ने नर्चर किया हो, ठीक है, ये डिफरेंस है। और फॉरेस्ट जो होता है ये मैन मेड होता है, जैसे लोग एक जगह पे ना बहुत सारे दरख्त उगा लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वुड इंडस्ट्री, ठीक है, तो वो फॉरेस्ट होता है। जिसमें आप लोग खुद कल्टीवेशन करते हो ना वुड्स वगैरह की, वो आपके पास क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। सिंपल इज दैट, मैन मेड जो होता है वो फॉरेस्ट होता है, और जो बाय नेचर होता है ना, जो मतलब ग्रांटेड बाय द नेचर और ग्रांटेड बाय अल्लाह, ठीक है, जिसे नेचर ने खुद नर्चर किया होता है, वो आपके पास जंगल होता है, ठीक है? ठीक है मैम। आप लोगों का तो HEC का वो डिसीजन आ गया ना टीवी पे कि ऑनलाइन जो है वो लेंगे एग्जाम वाइवा? किस तरह का वाइवा मैम? ये देखो ना, 1 by 1 एक जैसा जूम पे आप, मैं कहूंगी ये सलमान आलम कल आपका वाइवा है इतने बजे, ठीक है, इस मेरे सब्जेक्ट का और सारे कोर्स का होगा। मैं कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जुबानी पूछूंगी मैम ना, ये कैसे मैम होगा वाइवा मैम? पीएचडी वालों के लिए, मैम पीएचडी और एमएस वाले के लिए। नहीं नहीं नहीं, PhD? मुझे अफरा सियाब ने वीडियो शेयर की है, वो वीडियो मैं भी ग्रुप में भी डालती हूँ, आप देखें। मैम इसमें ये भी है कि आप स्टूडेंट से मतलब मशवरा करेंगे तब। नहीं नहीं नहीं, टीचर की नहीं है इसमें राय कि टीचर ने क्या करना, उन्होंने कह दिया ऑनलाइन वाइवा लिए उनसे। मैम ऑनलाइन वाइवा कैसे देना? उन्होंने ऑप्शन दिया है उनका कि तो दिमाग वाइवा खराब है ले मैम। मैम नहीं, ये तो जिसकी ठीक है, वाइवा मैं तो जरूरत है ना इसलिए उसके लिए, इससे पता चलेगा कि तुम PhD और लोग MS के कितना लिए। लाइक हो, कितना पढ़ा तुम लोगों ने, मैम इसी से तो पता चलेगा। मैम वो बात तो नहीं मैम, जब हमें कोई मैम क्वेश्चन देते हैं, और 10 क्वेश्चन अगर 10-12 क्वेश्चन देते हैं तो हम उसको देखते हैं मैम, उसके बारे में सोचते हैं, जो क्वेश्चन हमें याद आता है बंदा वो फिर साथ करता है। आप ऑन द स्पॉट किससे पूछेंगे तो उसको नहीं, दिमाग ऑन में अ कहाँ बात सीरियस होगी? नोट, ऑन अ सीरियस नोट, ये लोग कुछ ऐसी स्ट्रेटेजियां बनाएंगे, क्योंकि HEC ने कह दिया है कि आप डिग्रीज और जो सेमेस्टर है ना, स्टूडेंट्स बगैर इम्तिहान के नहीं जा सकते। जिस तरह वो लोग कह रहे थे ना कि FA या FAC वालों को और मैट्रिक वालों को इन्होंने प्रमोट किया ना ऑन परसेंटेज के, फर्स्ट ईयर में जितने नंबर आए, सेकंड ईयर में उतने परसेंटेज तकरीबन दे के तो उनको प्रमोट कर देंगे ना। तो इस तरह का सिलसिला नहीं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए एग्जाम तो मस्त है। मैम लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजी भी बनाएगी कि एग्जाम किस तरह से लिए जाएंगे, लेने ऑनलाइन ही है। अब ऑनलाइन में तो वाइवा ही रह सकता है, बाकी और कौन नहीं सा मैम, एग्जाम उसमें आएगा? मैम जब वो
पूरी दुनिया में वो जो होता है ओपन बुक टेस्ट जो होता है, ठीक है। हाँ, मैं भी यही कहने लगी थी, ओपन बुक पेपर भी हो सकता है, लेकिन देखो अब थ्योरी वाले में तो ओपन बुक नहीं हो सकता ना। अब जिन बच्चों का एटीपी का पेपर होगा, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, वो ओपन बुक हो सकता है। यूज योर कॉमन सेंस। तो मैम आप मुझे ये बताएं क्या वाइवा आप किस तरह पूरे कोर्स में ले सकते हैं मैम? जब आपको ये पता है कि मैम जब ऑन द स्पॉट किसी से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैम हर एक के बंदे ऑन द स्पॉट तो नहीं रहता, नहीं नहीं उनको नहीं, टाइम लेता पूरे है। कोर्स का देखो, मेरी बात सुनो इमरान, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हम लोगों ने भी यूटी टेक्सला से पढ़ा और हम लोग पूरे कोर्स का ही वाइवा देते होते थे। जब हमारा वो होता था ना, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल वाइवा होता था, हम पूरे तो कोर्स का मैम वाइवा देते थे। टीचर मैम वो कहीं से भी पूछता था, कोर्स से बाहर भी पूछ लेते थे, हम उन्हें क्लेम तो नहीं कर सकते थे। तो जब मैम पढ़ वो रहे हैं तो फिर पढ़ना है भाई। मैम वो 5 नंबरों के लिए वो लैब में होता था मैम, वैसे थ्योरेटिकल पेपर होता था, सारे का प्रैक्टिकल पेपर होता था। 5 नंबरों के लिए मैम वो होता था, उसमें 2-3 सवाल पूछे जाते थे जिसके बेस पे उनको 5 में से या 2-3 नंबर या जितने नंबर है वो उनको हमारा मिले थे। भाई, ओ हो भाई, यूनिवर्सिटी में आप यूटी टेक्सला वगैरह गए नहीं हो, वहां पे वाइवा ही होता था मेन, जिसमें टीचर बीएमडीज एसएफडीज ड्रॉ करवाता था। उसमें हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करते थे, प्रैक्टिकल जो परफॉर्म होगे तो होगे, कोई एग्जाम नहीं होता था प्रैक्टिकल का, सिर्फ वाइवा होता था और अच्छा खासा लेंथी वाइवा होता था। तो मैम वाइवा होता था लेकिन उसके साथ पेपर भी तो होता था ना मैम, पेपर के बगैर तो आपको मैम इस तरह तो वाइवा से पास नहीं कर हाँ, सकते पेपर मैम। होता था, थ्योरी का पेपर होता था, ये बात है। तो मैम लेकिन अभी यही आप लोग का बात है ना इशू जो चल रहा है यार, अब ऑनलाइन एग्जाम तो पॉसिबल नहीं, ओपन बुक उनका हो सकता है जिनके डिजाइन के। फॉर एग्जांपल दिशान आलम को हो गए, वकास के सब्जेक्ट हो गए, मेरे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब जिनके आप सोशल स्टडीज वाले हैं, अब वो ऑनलाइन मतलब किस तरह से पेपर देंगे ओपन बुक? मैम वो उनके लिए मैम इस तरह कर ले कोई मैम, इस तरह के पेपर बना ले, टाइम टाइम MCQ स्लॉट कम कर देना, टाइम स्लॉट उनका कम कर दे, तो मैम पेपर तो वो दे सकते हैं मैम, यार टाइम ये स्लॉट वैसे कम। ना आप लोग अपना जो पोर्टल आप लोग को यूज करते हो ना सजेशन के लिए, आप लोग उसमें सजेशन अपनी डालोगे, मतलब है कि ऑनलाइन अगर एग्जाम लें भी तो मतलब किस तरह हो, या अगर एग्जाम दूसरी तरह के लें, यानी थोड़े स्टूडेंट बुलाए जाए यूनिवर्सिटी में और एसओपीज को फॉलो करके, और मतलब है कि दूर दूर बिठा के उनके एग्जाम लिया जा सकता है। अब पता नहीं नहीं यूनिवर्सिटी मैम वाले क्या डिसाइड करते हैं। मैम पूरी दुनिया में ऑनलाइन लोग ले रहे होते हैं मैम, ऑनलाइन सारे पेपर्स हो रहे होते हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे कि अभी वाई से किस तरह होगा मैम, हर किसी के पास इंटरनेट फैसिलिटीज इतनी स्ट्रांग तो नहीं है कि उधर उधर हाँ, अभी क्वेश्चन ये पूछ भी है, बिल्कुल सही। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, जो क्लास भी नहीं लेते हैं, अब उनके साथ तो ज्यादती हो रही है ना। तो मैम वो बात है ना मैम, अब हर कोई इतना फिजिबल तो नहीं, इस्लामाबाद वगैरह इधर इस तरह एरियाज में तो नहीं रह रहे कि मैम उसके पास हर टाइम बिल्कुल अच्छी फैसिलिटीज हो और वो मैम सारा काम कर दे। हाँ, ये तो है। चलें, ये आप लोग अपने पोर्टल पे, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का पोर्टल है ना, जहाँ स्टूडेंट का पोर्टल होता है जिसमें आप लोग अपने राय वगैरह डालते हो, उसमें कर लो। वैसे मेरा मशवरा ये भी है कि सर हमजे से ये इस तरह ना आप लोग खुद भी एक दफा बात कर लो, क्योंकि आपकी डिग्री का मसला है, तो फिर ये इश्यूज बनेंगे आपके लिए। हाँ ना, क्योंकि मैम हमारा कोई इस तरह तो नहीं, हमारे डिजाइन के क्वेश्चन है, मैम डिजाइन के क्वेश्चन का अगर हमसे पूछा अगर ये इस तरह हो तो उसका हम फिर कैसे जवाब देंगे, हमने उसकी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो करनी होगी ना ऑन द नहीं नहीं, स्पॉट। वो तो तो मैम ओपन बुक, मैंने कहा है ना कि जिनके डिजाइन के सब्जेक्ट है वो तो ओपन बुक पेपर रखा जा सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन मैं बात कर रही थी जिनके थ्योरेटिकल हैं, वो जैसे एटीपी हो गया, सोशल स्टडीज हो गया, इस टाइप के जो सब्जेक्ट है जिनमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, तो वो तो ओपन बुक नहीं किए जा सकते ना। हाँ, मैम उनका ये किया जा हमारा सकता है, उनका ये किया हमारा तो जा सकता है कि जिस तरह से क्विज बनाते हैं उस तरह से आप लोग क्विज बना के दे दो, लेकिन उसमें भी ये कि ट्रांसपेरेंसी तो नहीं रह सकती ना। मैम मैम अगर क्वेश्चन ज्यादा ले ले, तो मैम क्वेश्चन ज्यादा ले ले तो उससे मैम जज भी कर सकते हैं ना मैम। पता नहीं, अभी ये फाइनल कोई डिसीजन तो नहीं है, तो बीएचईसी ने कहा है कि ऑनलाइन इनके एग्जाम लेने, अब किस तरह लेने मैम अब ये यूनिवर्सिटी मैम डिसाइड करेंगे। मैम आपकी भी तो मीटिंग होगी, जी आपकी भी तो मैम मीटिंग होगी ना एचओडीज के साथ, जब आप इसको हाँ, फाइनलाइज जब होगी तो इंशाल्लाह ऑब्वियसली राय अगर मांगी जाएगी तो हम बताएंगे उनको किस तरह, जिस तरह से मैम मतलब बेहतरी हो ये स्टूडेंट्स के लिए। मैम इसमें मैम क्विज़ेस की क्विज़ेस का अमाउंट जब आप ज्यादा करेंगे तो मैम उससे भी मैम जज तो उसी से होता है ना, क्विज़ेस का अमाउंट स्लॉट कम होता है उसमें, जो जिसको मैम सारा आता है मैम उसमें कर लेते हैं, जिस तरह आप क्विज़ेस ले रही है मैम, ये जो गूगल क्लासरूम पे हाँ, आप लेकिन क्विज़ेस। एक ये भी काम करें ना, एक दफा सर दिशान आलम को और हमजे साहब को कॉल करके खुद भी पूछ लें, ठीक है। जब स्टूडेंट खुद इंटरेस्टेड होगा ना तो वो लोग सोचेंगे। समझ में आई आप मेरी बात? ठीक है मैम, आप उनके नंबर जरा शेयर कर दें मैम ग्रुप में। अच्छा हाँ, ताकि कल तुम लोग कहो कि मैम नाहिद ने हमें मशवरा दिया था। वाह जी वाह। नहीं मैम हम नाहिद का ने नंबर मशवरा नहीं पास? नहीं मैम, हम अपने बेसिस पे उनको कॉल करेंगे मैम। अच्छा,
नहीं, नंबर तो मैं जिशान आलम का आपको दे दूं, पहले आप जिशान आलम से बात करें। सर का नंबर नहीं है आपके पास? नहीं मेरे मैम पास नहीं है सर, ईडी साहब का नंबर है मेरे पास। दोनों नंबर शेयर कर दो यार ग्रुप में। हाँ ठीक है, ईडी साहब का भी, जिशान साहब का भी। चलो दोनों शेयर कर दो सर से, सारे पास हाँ, सारे आराम से उनसे ना सबके साथ। पहले मेरी बात सुनो ना इमरान, पहले आप सारे स्टूडेंट्स के साथ ना एक बात करो कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं, ठीक है? जी मैम। फिर उसके बाद आप उनसे बात करो। पहले अपने पॉइंट्स बना लो कि हमने ये सोचा, ये नहीं कि एमी एमी बात कर लो। पहले अपने पॉइंट्स बनाओ और फिर बात करो उनसे। ठीक है। हाँ, सारे अपने जो है ना आपके क्लास फेलोज, उनसे मशवरा करो कि क्या करना चाहिए। उसके बाद फिर सर को अप्रोच करो। पहले उनसे पूछो कि सर क्या यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजी बना रही है। अगर वो बताएं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर अपनी सजेशन आप उनको दें, ठीक है? ठीक है मैम। ओके थैंक यू मैम। अच्छा चलें, ये देखें अभी आउटलाइन इसकी इंट्रोडक्शन। जी मैम थैंक यू नहीं हो गया था? क्या? मैम आपने थैंक यू मैम नहीं हो गया था मैम? नहीं, थैंक यू नहीं हुआ था। मैं फॉरेस्ट का टॉपिक है तो बीच में खबर आ गई HEC की, तो मैंने कहा चलें वो भी जरूरी चीज है डिस्कशन के, पूछ लूं कि क्या बनेगा क्या नहीं। अच्छा चलें ठीक है, कल ही पढ़ लें फॉरेस्ट कल। और मैं हो सकता है कि आज इफ्तारी के बाद मैं हो सकता है आप लोगों का क्विज ले लूं, ठीक है? क्विज मैम चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। मैम बता दे है या नहीं? 11 बजे कर दे, 8 बजे नहीं, 11 बजे। यार 11 बजे मेरी क्लास होती है ना, मैंने दूसरे बच्चों को भी पढ़ाना होता है ना। मैम 8 बजे ठीक है मैम, फिर तरावी के लिए जाना होता है। ठीक है। 10 मिनट का 15 कर दो। 10 मिनट का क्विज होता है यार, मैंने कोई लंबा तो नहीं दिया होता क्विज। 8-15 जी मैम, ठीक है मैम। अगर हो सके तो थोड़ा लेट कीजिए। 8 बजे ठीक है ना यार, 8 बजे मैं तो ओवरऑल भी देखती हूँ भाई। आई एम सॉरी, 8 बजे के बाद मैं भी बिजी होती हूँ। बस मैम 8 बजे ठीक है, फिर नमाज के लिए बंद जाता है मैम। नमाज भाई यार किस टाइम जाते हैं? 8:30 अजान होती है। तो ठीक है ना, 8 बजे, 8 बजे ठीक है हमारा। 10 मिनट पहले इस तरह मैं आपको क्विज जो है ना वो लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है? 8 बजे आप मैम लिंक शेयर करें, 8:10 पे खत्म कर रहे हैं। हाँ चले फाइन, थैंक यू सो मच जी। और ये फोन कर लेना फिर मुझे बताना कि सर ने क्या अपडेट दी। अच्छा ओके मैम, अल्लाह हाफिज मैम। ठीक है, अल्लाह हाफिज।